नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड मामले में केंद्र सरकार की जो बद्ध हुई है उसकी गंभीरता पर जितना सोचेंगे उतना ये सवाल गंभीर बनेगा कि ये सरकार कहीं सिर्फ भगवान भरोसे तो नहीं, किसी भी कसौटी, किसी भी पहलू पर विचार करे, मोदी सरकार की किरकिरी शर्मनाक है। राजनीति, सरकार के इकबाल, सरकार की कानूनी टीम से लेकर संवैधानिक पहलू सभी में सरकार और भाजपा की बद्ध हुई है। हाई कोर्ट ने अनहोना फैसला दिया। फैसले से पहले ही मंशा जाहिर थी, बावजूद इसके केंद्र सरकार ने जवाबी कानूनी फुर्ती नहीं दिखाई। न ही हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की कानूनी टीम ने दमखम दिखाया। बहुत संभव है सरकार इस आत्मविश्वास में रही हो कि जैसे अरुणाचल प्रदेश में उसका पक्ष सही साबित हुआ, वैसे उत्तराखंड मामले में भी होगा। अंत में सुप्रीम कोर्ट जाकर ठीक करा लिया जाएगा। मोदी सरकार में सोचा ही नहीं गया कि हाई कोर्ट राष्ट्रपति शासन की अधिसूचना को खारिज कर सकता है, पिछली सरकार को बहाल कर सकता है, या यह कि केंद्र सरकार जिस आधार पर अपना पक्ष मजबूत मानती है उन पर हाई कोर्ट गौर न करे। हाई कोर्ट ने सदन में बहुमत बोमई फैसले के आईने में विचार करके फैसला लिया, जबकि केंद्र सरकार प्रदेश में संवैधानिक ब्रेकडाउन स्टिंग ऑपरेशन का तर्क लिए हुए थी। पूरे मामले में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की गरिमा समझ का जो फलूदा बना है, केंद्र सरकार के इकबाल को जो झटका लगा है, उसका गंभीर असर होगा। उत्तराखंड के संकट में 10 तरह की बातें हैं और निचोड़ केंद्र सरकार की कमियां हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। उत्तर प्रदेश में बरसर इक्तदार जमात समाजवादी पार्टी की लड़ाई अहम ऑपोजिशन जमात बहुजन समाज पार्टी से है, लेकिन तीसरे और चौथे नंबर की दोनों पार्टियां ज्यादा ताल ठोक रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों जोरों शोर से इंतखाबी तैयारियों में लगे हैं। कांग्रेस की तरफ से तुरूप का इक्का प्रियंका गांधी हैं, तो बीजेपी की तरफ से उनका जवाब स्मृति ईरानी होंगी। हालांकि बीजेपी ने स्मृति ईरानी को वजीर आला के दावेदार के तौर पर पेश करने का फैसला रोका है, लेकिन उससे पहले लड़ाई की बिसात बिछ चुकी है। स्मृति ईरानी 24 अप्रैल को अमेठी के दौरे पर जा रही है। उससे पहले राहुल गांधी 2 रोज अमेठी में बिता कर आए हैं और कहा जा रहा है कि वो अब अमेठी में ज्यादा वक्त देंगे। हर महीने उनका अमेठी दौरा हो सकता है। प्रियंका गांधी भी अमेठी और रायबरेली में कुछ ज्यादा वक्त देंगी और आसपास के इलाकों में भी काम करेंगी। कांग्रेस की हिकमत अमली बनाने वाले प्रशांत किशोर चाहते हैं कि प्रियंका गांधी को वजीर आला के दावेदार के तौर पर पेश किया जाए। बीजेपी के कुछ रहनुमा उनके मुकाबले वरुण गांधी को पेश करने की बात कर रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि प्रियंका से मुकाबले के लिए स्मृति ईरानी को आगे किया जाएगा। आम इंतखाबात के दौरान अमेठी में उन्होंने अपनी हमलावर तशहीर से प्रियंका व राहुल की टीम को परेशान किया था। बहरहाल दोनों के इम्तिहान 2 नशिस्तों पर हो रहे जिमनी इंतखाबात में हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जंगीपुर और बिलारी सीट पर 16 मई को जिमनी इंतखाबात हैं। इन नशिस्तों पर प्रियंका कांग्रेस के लिए और स्मृति बीजेपी के लिए तशहीर करेंगी। बीजेपी की नजर जुनूबी हिंदुस्तान में अपनी बुनियाद मजबूत करने और शुमाल मशरिक में पार्टी की तौसीक करने पर है। बीजेपी के माहिरीन जराये का कहना है कि पार्टी आइंदा आम इंतखाबात की हिकमत अमली पर काम कर रही है। पार्टी अभी शुमाल, मशरिक और मगरबी हिंदुस्तान में अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। आइंदा इंतखाबात में इन सूबों में उसकी सीटें कम होंगी। उनकी भरपाई जुनूबी और मशरिकी व शुमाल मशरिकी हिंदुस्तान से हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस हिकमत अमली के तहत ही ऐवान बाला के लिए नामजद कोटे की सीटों से जुनूब और शुमाल मशरिक के लोगों को खास ध्यान में रखा जा रहा है। केरल के मशहूर फिल्म अदाकार सुरेश गोपी को मौजूदा इंतखाबात और पार्टी की तौसीक को ध्यान में रखकर ऐवान बाला में लाए जाने की बहस है। वन मैन आर्मी के तौर पर मशहूर तमिलनाडु के रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी को भी इसी सियासत के तहत ऐवान बाला में लाए जाने की खबर है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा मकबूल आइकन है मैरी कॉम और बाईचुंग भूटिया। भूटिया इस बार तृणमूल कांग्रेस की टिकट से इंतखाब लड़ रहे हैं, तो बीजेपी मैरी कॉम को ऐवान बाला में लाने जा रही है। मगरबी बंगाल के ही स्वप्न दास गुप्ता को भी इसी हिकमत अमली के तहत और इसी सियासत की वजह से ऐवान बाला दिए जाने की बहस है। वैसे ये महज इत्तेफाक नहीं है कि जिन 3 सूबों केरल, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल के 3 लोगों को ऐवान बाला में लाया जा रहा है, उन तीनों सूबों में असेंबली इंतखाबात चल रहे हैं।
2 दिन बाद ऐवान के बजट इजलास का दूसरा मरहला शुरू होगा, लेकिन अभी से तय हो चुका है कि इस इजलास में क्या होगा। कांग्रेस ने हंगामे की तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन साथ ही इसका ठीकरा भी मरकजी हुकूमत और बीजेपी पर फोड़ना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने इल्जाम आयद किया है कि हुकूमत की तरफ से ऐवान के इजलास को लेकर कोई पहल नहीं हो रही है। हालांकि अब पहल शुरू हो चुकी है और रस्मी गैर रस्मी बातों का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन कांग्रेस के पास 2 ऐसे मसले हैं जिन पर वो ऐवान नहीं चलने देगी। कांग्रेस के माहिरीन जराये के मुताबिक कांग्रेस दोनों ही ऐवान में मुख्तलिफ मसले उठाएगी। ऐवान बाला में वो उत्तराखंड का मसला उठाएगी। पार्टी ने इसके लिए मजम्मती करारदाद का एक नोटिस भी ऐवान बाला में दिया है। पार्टी चाहेगी इस पर बहस हो। इस बहाने कांग्रेस के पार्लियामानी मैनेजरों को उम्मीद है कि दूसरे इलाकाई भी हुकूमत के खिलाफ स्टैंड लेंगे और सूबों के कामकाज में दखल अंदाजी के मसले पर हुकूमत घिरेगी। ऐवान ज़ेरी में कांग्रेस की तरफ से उत्तराखंड के साथ साथ दीगर मसाइल भी उठाए जाएंगे। इनमें गुजरात में हुए फर्जी एनकाउंटर के मामले हैं और कौमी तफ्तीशी एजेंसी की तरफ से मुलजिमीन को मिल रही क्लीन चिट का मामला है। खासतौर से इशरत जहां और मालेगांव बम धमाके का मामला ऐवान ज़ेरी में उठेगा। हालांकि कांग्रेस को हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों की हिमायत ज्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि इंतखाबात की वजह से तृणमूल, बायां महाज और अन्ना डीएमके से मफाहमत नहीं बन सकती है। फिर भी कांग्रेस ऐवान शायद ही चलने देगी। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। अदालत उज़्मा ने उत्तराखंड में सदारती राज हटाने के हाईकोर्ट के फैसले पर पाबंदी लगा दी है। मरकजी हुकूमत की अर्जी पर समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने 27 अप्रैल तक फैसले पर पाबंदी लगाई। साथ ही अदालत उज़्मा ने जल्द से जल्द हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी जमा कराने को कहा है। अदालत ने मरकज से ये भी पूछा कि अभी हालात क्या हैं और गवर्नर की रिपोर्ट क्या है। इस पर मरकजी हुकूमत ने कहा है कि गवर्नर की रिपोर्ट जरूरी नहीं है, क्योंकि गवर्नर सदर मोहतरम के तई जवाबदेह है। इससे पहले मरकजी हुकूमत ने हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज देते हुए उस पर कई सवाल उठाए थे। हुकूमत ने अपनी अर्जी में कहा था कि मरकजी काबीना के मशवरे पर किए गए सदर मोहतरम के फैसले पर गौर करने का हक हाई कोर्ट को नहीं है और इसलिए ये फैसला सही नहीं है। मरकज ने यह भी कहा है कि बोम्बई केस में अदालत उज़्मा के फैसले के मुताबिक हाई कोर्ट को सदारती राज के मामले में समाअत के काफी महदूद इख्तियारात हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने अपने इख्तियारात से बाहर जाकर फैसला सुनाया है। हिंदुस्तान हुकूमत की तरफ से दायर अर्जी में कहा गया है कि अर्जी देने वाले यानी हरीश रावत को हाईकोर्ट ने राहत दे दी, जिन पर अराकीन असेंबली की खरीद फरोख्त का इल्जाम आयद था। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद और अदालत उज़्मा की तरफ से फैसले को स्टे किए जाने के बीच 24 घंटे के लिए वजीर आला बने हरीश रावत ने इसी बीच कई अहम फैसले कर डाले। हाईकोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद कल रात हरीश रावत ने वजीर आला के ओहदे पर कामकाज संभाला और काबीना का इजलास तलब करके कई अहम फैसले किए। रावत ने आज बताया कि उनकी काबीना ने 11 फैसले किए हैं। रावत ने कहा कि इन फैसलों पर तेजी से अमल किया जाएगा। इसमें एक फैसला 29 अप्रैल को असेंबली का इजलास बुलाने का है। हालांकि गवर्नर के पोल ने रावत हुकूमत के काबीना के इजलास और फैसलों पर सवाल उठाए हैं। गवर्नर ने पेचीदा सियासी हालात के दरमियान काबीना का इजलास तलब करने पर सवाल उठाए हैं। गौरतलब है कि कल हाईकोर्ट ने एक तारीखी फैसले में सूबे में सदारती राज लगाने के मरकजी हुकूमत के फैसले को रद्द कर दिया था और रावत हुकूमत को बहाल कर दिया था, लेकिन आज अदालत उज़्मा ने इस फैसले पर पाबंदी आयद कर दी। पीर से शुरू हो रहे ऐवान के इजलास में मरकजी हुकूमत जीएसटी बिल पर अपोजिशन जमातों के साथ रजामंदी बनाने की कोशिश करेगी। वजीर पार्लियामानी उमूर वेंकैया नायडू ने कहा कि हुकूमत ने तकरीबन सभी अपोजिशन जमातों से इस मसले पर बातचीत कर ली है। उन्होंने कहा कि 1-2 मसले हैं, लेकिन उन्हें भी आम राय से सुलझा लिए जाने की जरूरत है। नायडू ने कहा कि हुकूमत मानती है कि जीएसटी आज की जरूरत है, इसलिए ऐवान के इस इजलास में इसे पास किया जाना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस ने कहा था कि हुकूमत जीएसटी के मसले पर उससे बात नहीं कर रही है। इस बारे में पूछे जाने पर वेंकैया नायडू ने कहा कि हुकूमत कांग्रेस से बात कर रही है और आखिर में बिल को फहरिस्त में लाने से पहले भी एक बार बात करेगी। उन्होंने बताया कि 25 अप्रैल से 13 मई तक चलने वाले इजलास में हुकूमत 13 बिलों पर बहस कराएगी और चाहती है कि जीएसटी पर भी बहस हो। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे आज सुबह 3 बजे पहले शाही गुस्ल के साथ अकीदत का महाकुंभ सिंहस्थ शुरू हुआ। पहले दिन लाखों जायरीन ने शिप्रा नदी में डुबकी लगाई। आइंदा 1 महीने में इस मेले में 5 करोड़ लोगों के शामिल होने का अंदाजा है। उज्जैन में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और हर 12 साल पर यहाँ सिंहस्थ का इनकाद होता है। मेले में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है और तकरीबन 22,000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। हर जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। पहली बार सिंहस्थ मेले को कैशलेस रखा गया है। लोगों को मेले में पैसे लेकर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर दुकान पर कार्ड के जरिए खरीदारी का इंतजाम है और इसके अलावा मेले में 70 एटीएम लगाए गए हैं और 300 बैंक मुलाजमीन को तैनात किया गया है।
अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जमीन धंसने से 16 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इमदादी काम में लगी फौज ने कहा है कि सभी डेड बॉडीज बरामद कर ली गई हैं और इमदादी काम पूरा हो चुका है। दूसरी जानिब एनडीआरएफ का कहना है कि 15 डेड बॉडी मिली है और मलबे में दबे 3 लोगों को बचाया गया है। एनडीआरएफ के मुताबिक 2 अफराद अब भी लापता हैं। यह हादसा तवांग के पास फालमा गाँव में सुबह 4 बजे हुआ, जहाँ एक बिल्डिंग में काम करने वाले मजदूर अपने कैंप में सो रहे थे। जबरदस्त बारिश की वजह से जमीन धसी, जिसमें सोए हुए मजदूर दब गए। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। उत्तराखंड संकट के कई आयाम हैं। भाजपा के राजनीतिक प्रबंध ने सोच समझकर राजनीति नहीं की। राज्यपाल के पॉल की भूमिका के सवाल है तो केंद्र सरकार की लापरवाही का अलग मसला है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी कैबिनेट की सिफारिश को कायदे से नहीं तोला, तभी उन पर हाई कोर्ट की टिप्पणी का प्रतिवाद नहीं बन सका। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वैसे तो मरकजी हुकूमत ने अदालत उज़्मा में अपील कर दी है। हाईकोर्ट के हुक्म से मुअत्तल हुए कांग्रेस के 9 बागी अराकीन असेंबली भी अदालत उज़्मा पहुंच चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले और सदारती राज के निफाज के पूरे मामले से कई सवाल खड़े हुए हैं। उम्मीद की जा सकती है कि इन सवालों के जवाब अदालत उज़्मा की समाअत से मिलेंगे। अदालत उज़्मा में इस मामले की समाअत इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि अदालत पहले से अरुणाचल प्रदेश के ऐसे ही मामले में समाअत कर रही है। वहाँ गवर्नर के इख्तियारात और असेंबली में हुई उठापटक को लेकर आईनी बेंच में समाअत चल रही है। कानून और आइन के माहिरीन मान रहे हैं कि इन दोनों मामलों में अदालत उज़्मा का जो भी फैसला होगा वो गवर्नरों के किरदार और सदारती राज के निफाज के मरकजी हुकूमत के इख्तियारात के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बहरहाल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सदारती राज हटाने, असेंबली और पुरानी हुकूमत को बहाल करने और 9 अराकीन असेंबली को नाअहल करार देने का जो फैसला दिया वो तारीखी है। इससे पहले कभी किसी हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला नहीं दिया था। चीफ जस्टिस जोसेफ की बेंच ऐसा ही फैसला देगी, इसका अंदाजा पीर की समाअत में हो चुका था। अदालत ने पीर से शुरू होकर जुमेरात तक चली समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत और सदर जमहूरिया पर बेहद तल्ख तंकीद की। जजों ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने जमहूरियत की जड़ काटने का काम किया है। ये भी कहा कि सदर मोहतरम का हुक्म कोई राजा का हुक्म नहीं है जिसका जायजा न लिया जा सकता हो। सदर जमहूरिया भी गलत हो सकते हैं। जब अदालत ने पहले दिन मान लिया है कि सदारती राज के निफाज का फैसला जमहूरियत की जड़ काटना है, तो आगे 3 दिन की समाअत बेमानी हो गई थी। यह अंदाजा हो गया था कि फैसला क्या आने वाला है। फिर भी मरकजी हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने मरकजी हुकूमत की बात रखने की कोशिश की, हालांकि उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। अदालत ने अराकीन असेंबली की खरीद फरोख्त की बात को नोटिस में नहीं लिया और न इस बात पर ध्यान दिया कि सूबे में आईनी निजाम नाकाम हो रहा था। अदालत ने बोम्बई केस में दिए गए फैसले को नजीर के तौर पर रखा और इस बात पर अड़ी रही कि अक्सरियत साबित करने की जगह ऐवान ही है। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐवान अक्सरियत साबित करने की जगह है, लेकिन जमहूरियत में अक्सरियत साबित करना ही सब कुछ नहीं है। बहरहाल अदालती फैसले से अलग सियासी तौर से कई सवाल उठे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जिस तरह से उत्तराखंड के सियासी बहरान को हैंडल किया है वो नासमझी की मिसाल है। कांग्रेस के 9 अराकीन असेंबली बागी हो गए, लेकिन सूबाई और मरकजी क़यादत को इसकी भनक नहीं लगी। दूसरी जानिब बीजेपी ने कांग्रेस के बागी अराकीन असेंबली को अपने साथ लिया, तब भी अपनी सरकार नहीं बना सकी। इन दोनों के बीच मरकजी हुकूमत ने भी सदारती राज के निफाज के लिए हड़बड़ी दिखाई। 28 मार्च को जब हरीश रावत हुकूमत को अक्सरियत साबित करनी थी, तो हुकूमत को उससे एक दिन पहले सदारती राज के निफाज की हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए थी। उस एक फैसले से हुकूमत और सबसे अजीम आईनी ओहदे की किरकिरी हुई है। फिर भी ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तनाज़े से कुछ ऐसा फैसला होगा जिससे मुश्तरका ढांचे में सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल के इम्कानात वाले आर्टिकल 356 के इस्तेमाल का कोई साफ उसूल निकलेगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद उत्तराखंड मामले पर चर्चा करेंगे। क्या हाईकोर्ट ने अपने दायरे, अपने अधिकारों से बाहर निकलकर उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर फैसला नहीं दिया है? इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट देगा। केंद्र सरकार के तर्क सुप्रीम कोर्ट के आगे विचारणीय होंगे। सवाल है, सुनवाई बोम्बई केस की व्यवस्था के आधार पर होगी या संवैधानिक ब्रेकडाउन के तर्क पर? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा है। विनोद जी, उत्तराखंड के मामले में क्या ये नहीं लगता है कि हाई कोर्ट ने अपने दायरे से बाहर निकलकर कुछ ज्यादा ही अनोना फैसला दिया? देखिए, मेरा ये मानना है कि
ये जो पूरा प्रकरण हुआ उसमें सबसे साधारण तरीका इस बात को जानने के लिए कि ये सरकार रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, वो फ्लोर टेस्ट था। और फ्लोर टेस्ट का जो केस लॉ है वो बोम्मई साहब का जो डिसमिसल हुआ था और उनकी सरकार बहाल नहीं हुई थी और उसकी जगह दूसरी सरकार आए, प्रेसिडेंट रूल आया, फिर इलेक्शन हो गया, उसके बावजूद वो वो केस लड़ते रहे और उन्होंने उनकी कोशिशों के चलते इस देश को ये एक कानून मिला जो अंकुश लगाता है केंद्र और राष्ट्रपति के अधिकारों पे कि आप बेवजह बेमन से किसी भी सरकार को, जो कि चुनी हुई सरकार है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है, इस तरह से आप बर्खास्त नहीं कर सकते। और उसमें साफ कहा गया है कि किसी भी सरकार के पास कितने आंकड़े हैं, क्या लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथ है उसकी, ये फ्लोर पे तय होगा असेंबली और कहीं नहीं तय होगा। और एक दिन पहले, ये प्रक्रिया शुरू होने के एक दिन पहले जो गवर्नर साहब ने के पॉल ने, उत्तराखंड के गवर्नर ने जो हरीश रावत को समय दिया था, वो समय अगले दिन समाप्त हो रहा था और अगले दिन असेंबली ने मिलना था और ये फैसला लेना था कि किसके पास कितने एमएलए हैं। उससे पहले आपने वो सरकार बर्खास्त कर दी और गवर्नर ने एक रिपोर्ट में ये नहीं कहा है कि ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है या कि ये लागू होना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल लागू होना चाहिए। ये केंद्र की सलाह पर राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंट रूल लागू किया। नहीं, लेकिन इसके अंदर दोनों अगर मूल रूप से देखा जाए तो कि वो जो ध्वनि मत से जो बजट को पास, अप्रोप्रिएशन बिल को जो पास हुआ, तो वो दो आधार थे संवैधानिक ब्रेकडाउन होने के मामले में। उसको केंद्र सरकार ने एक तरह से बड़ा इशू बनाया और मुख्यमंत्री के जो स्टिंग ऑपरेशन है उसको भी एक तरह से इशू बनाया। क्या वो स्टिंग ऑपरेशन स्थापित हो गया था कि ये सही स्टिंग ऑपरेशन है जब ये फैसला लिया गया? एक दिन पहले स्टिंग ऑपरेशन होता है, अगले दिन आप वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। इसका तो जल्दबाजी थी ना भाई। तो इसका मतलब ये कि केंद्र सरकार सचमुच में कमजोर विकेट पे थी कानूनी तौर पर, या इनकी कानूनी टीम कमजोर थी? मेरा मतलब यह है कि इन्होंने अपने पत्ते सही से नहीं खेले। देखिए, वो अंग्रेजी में कहावत है, You act in haste and repent at leisure, कि अगर आप जल्दबाजी से कोई फैसला लेते हैं तो फिर आराम से उस पर चिंता करते हैं। नहीं, मेरा मानना है कि इसमें ये बात सही है कि वो जो 9 MLAs हैं, अगर वो MLAs वोट करते हैं तो ये सरकार जो है वो माइनॉरिटी में है, हरीश रावत साहब की। लेकिन अब ये पता लगाना है कि क्या जो स्पीकर का फैसला था उन लोगों को डिस्क्वालीफाई करने का, क्या वो फैसला उचित था या नहीं उचित था? वो फैसला 23 तारीख को होगा, कल हाई कोर्ट में होगा, सिंगल जज बेंच के सामने। और जो डबल जज बेंच थी, जो डिवीजन बेंच थी, उसने कहा है कि वो उसके फैसले का असर 23 कल वाले जो तारीख जो दी है सिंगल जज बेंच में, उस पर नहीं पड़ता है। और वहां पर कल डिसाइड होगा कि क्या वो वोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या वो डिस्क्वालीफाइड है सही तरीके से या वो गलत तरीके से डिस्क्वालीफाइड है, इस सब पे फैसला हो जाएगा। इसमें राजनीति के बजाय संवैधानिक इश्यू के ऊपर और बुनियादी तौर पर कि राष्ट्रपति की अधिसूचना, केंद्र सरकार के कैबिनेट, उसके फैसले को हाई कोर्ट, मतलब ये तो पहले तो कभी ऐसा फैसला नहीं हुआ, पहली बार हुआ। तो इस पहले में आपको लगता नहीं कि कुछ, अगर कल जम्मू कश्मीर हो या कोई उत्तर पूर्व के हाई कोर्ट ने इस तरह का पूरा एक ऐसा केंद्र सरकार को चुनौती, या मतलब चुनौती भी नहीं कहा जाए उसको, एक संवैधानिक व्यवस्था जो बनी हुई है, सरकार चुनी हुई सरकार है भाई। केंद्र सरकार उसका एक रिव्यू होना अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, जुडिशरी की पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव की पावर्स हैं। केंद्र की सरकार जुडिशरी की छाती पे बैठ के मूंग नहीं दल सकती और ना ही जुडिशरी उनकी छाती पे बैठकर मूंग दल सकती है। पूर्व निर्धारित फंक्शंस हैं सबके, एग्जीक्यूटिव के, जुडिशरी के, लेजिस्लेचर के, ये सब है। और जुडिशरी ने एक फैसला दिया है, अगर केंद्र सरकार इतनी ही मतलब अपने आप को ये समझती थी कि वो उसका कोई एक्शन जस्टिसेबल नहीं है, क्योंकि बोम्मई केस में और रामेश्वर प्रसाद केस में, रामेश्वर प्रसाद 2005 का केस था, आप जानते हैं, बिहार से संबंधित, और ये जो 94 वाला केस था बोम्मई वाला, इसमें बड़ा क्लियर है दोनों केसेस से कि प्रेसिडेंशियल रूल लागू करने का आदेश जस्टिसेबल है,
उस पे जज बैठकर फैसला कर सकते हैं कि सही है या नहीं है। नहीं, पर विनोद जी इसमें एक पहलू ये भी आपकी राष्ट्रपति के पद पर प्रणब मुखर्जी है, जो इन मामलों में कानून कायदों में इनमें बहुत बारीक नजर और बारीक समझ रखते हैं। उन्होंने भी अगर फैसला इसको ठीक केंद्र सरकार और उसके कैबिनेट को माना है तो कुछ तो आधार देखा होगा। आपके पास क्या वो डिटेल्स हैं? नहीं तो मुझे नहीं, मैं लेकिन एक सोचा तो जा सकता है। ये देखिए ऐसा है, जेम्स माइकल लिंगडो ने किताब लिखी थी, उस किताब में एक चैप्टर है, उसमें एक बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आज के उनसे मिलने जाते हैं और उन्होंने क्या कहा है उनको, उसके बारे में आप जरा पढ़ने की कोशिश करें। देखिए पर्दे के पीछे बहुत से काम होते हैं, कांग्रेस भी करती रही है और बीजेपी भी कर रही है। हम इस स्थिति में सिर्फ जुडिशरी में आस्था रखते हैं। अगर हाई कोर्ट का फैसला गलत है तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देगी। हम क्यों चिंता कर रहे हैं? वो चिंता की बात नहीं, लेकिन बुनियादी तौर पर एक ऐसा मुद्दा है जो अनहोना है, जो आजाद भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में अप्रत्याशित। आजाद भारत में एक अच्छा काम हुआ है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं व्यास जी कि हमको जुडिशरी में और इदारों से ज्यादा आस्था है आज के दिन भी। हालांकि जुडिशरी में भी बहुत सी कमियां हैं, लेकिन वो कमियां अनुपात में कम है। और जिस देश में जुडिशरी स्ट्रांग है उस देश में लोकतंत्र को खतरा कभी नहीं। आपका ये एक उसी इंदिरा गांधी को इसी जुडिशरी ने बर्खास्त किया था कि नहीं पार्लियामेंट से, उसी जुडिशरी। लब्बल हुआ आपने उस नाते विनोद जी, आपका मानना है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो पूरी तरह तर्कसंगत है और शायद सुप्रीम कोर्ट भी उसको ओवररूल नहीं कर पाए। तो उन्होंने 2 केस लॉज का हवाला दिया है, उनके बारे में मेरे पास पर्याप्त जानकारी है, वो सही हवाला दिया उन्होंने। ये अब कोर्ट के पाले में गेंद पड़ी हुई है। बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@ट्विटर और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।